लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके लिए प्यार सिर्फ एक कला है? द्विजू को लगता था कि वो अपने इष्ट के हर प्रयोग में सफल हो रहा है। शर्मा हो, मृणाल हो या फिर लिसान, उसके लिए हर चेहरा एक नया कैनवस था। पर उसे क्या पता था कि जिस कैनवस पर वो अपनी कलाकारी दिखा रहा है, असल में वो उसकी अपनी ही उम्र थी जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। तैयार हो जाइए एक ऐसे कलाकार के सफर पर जो आखिर में अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में खो गया। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, प्यार एक कला है। वो लड़की उसी शहर की थी, हालांकि दोनों का मोहल्ला अलग था। तब की तहजीब में शहर इतना छोटा था कि मोहल्लों के बीच कोई खास फासला नहीं था। इसी वजह से बचपन और किशोरावस्था के दौरान ही उनका मिलना जुलना और साथ वक्त बिताना काफी हद तक मुमकिन हो गया था। दो परिवारों के बीच पहले से ही थोड़ी जान पहचान और करीबी ताल्लुक थे। यही वजह थी कि बिना किसी संकोच के दोनों घरों में बेधड़क आना जाना लगा रहता था। फिर वही हुआ जो सदियों से होता चला आ रहा था। एक तरफ से बात उठी कि बहन, आपको अपनी सुबह का रिश्ता मेरे द्विजू के लिए देना ही होगा। उन्होंने बड़े हक से कहा कि मैं इस लड़की को किसी और घर में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। दूसरे घर से जवाब मिला कि ये तो बस उस लड़की की खुशकिस्मती है भाई। वे दोनों जब एक साथ खिलते हैं तो उन्हें देखकर किसी और रिश्ते के बारे में सोचना मुमकिन नहीं लगता। जब जामुल तला के उस पेड़ के नीचे उनकी नजरें टकराती हैं तो पलके हटाने का दिल ही नहीं करता। मैं तो ये बात कह भी देती, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि ये बात जुबान पर ला सकूं। इस तरह से बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो गए। कहीं उनके खेलने की जगह होती तो कहीं मोहल्ले में बड़ों की महफिलें जमती। कभी वे सब लोग मिलकर घर घर खेलने का नाटक करते तो कभी पाठशाला या फिर चंडी मंडप में दुर्गा पूजा की बैठकें होती। सबकी मन की मर्जी और भावनाओं के हिसाब से काम होते रहे। उस महफिल में बातों की कई शाखें निकलती, पर अंत में सारी बातें बस 2-3 जुमलों पर आकर सिमट जाती। सब लोग एक स्वर में यही कहते कि देखो ये दोनों एक साथ कितने सुंदर और शानदार लगते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर किसी के दिल की बात बिल्कुल सच्ची ही हो, पर वसु मौसी का दिल बहुत बड़ा और साफ था। वे बहुत ही मीठे पान और जर्दा खिलाती थीं, इसलिए हर कोई उनकी बात का मान रखने की कोशिश करता था। दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना भला किसे बुरा लगता है। अगर ये जोड़ी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत या एकदम बेजोड़ नहीं भी थी तो भी उनकी बातें दिल को और भी अच्छी लगती थीं। सबसे पहले सुभा की बात करते हैं, जिसका पूरा नाम सुवर्णा था। सच तो यह है कि आज तक किसी ने भी उसे सुंदर या बहुत खूबसूरत नहीं कहा था। सुवर्णा की सांवली रंगत को देखकर उसके अपने माता पिता भी ये मानने पर मजबूर हो जाते थे कि उसका नाम रखने में शायद उनसे कुछ भूल हो गई थी। उसके नैन नक्श में भी कोई खास बात नहीं थी और उसकी नाक बीच से कुछ ज्यादा ही दबी हुई सी लगती थी। कभी कभी किसी के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और कोमलता होती है जो बिना किसी सुंदरता के भी दिल को लुभा लेती है। अगर गौर से देखो तो शायद सुवर्णा के चेहरे पर भी वैसी ही एक हल्की सी मिठास महसूस होती थी, पर यह इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि किसी को दीवाना बना दे। दूसरी तरफ द्विजू का व्यक्तित्व एकदम जुदा था, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही मोहक था और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो एक बेहद आकर्षक युवक बन चुका था। साहित्यकार बंकिम ने जो कहा था कि बचपन के प्यार में एक अजीब सा श्राप छिपा होता है, वो आज भी पूरी तरह से सच जान पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई केवल प्रताप और शैबालिनी के किस्से तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत गहरा और व्यापक है। जब आंखों में दुनिया को देखने का नया चश्मा आता है, तब इंसान सांवलेपन या सादगी में फर्क नहीं कर पाता। और ठीक उसी सुनहरी घड़ी में द्विजू ने भी सुवर्णा को अपना दिल दे दिया था। दोनों परिवारों की बातचीत और आसपास की गप्पों ने इस कच्चे प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। सुवर्णा को देखना और उसके बारे में सोचना द्विजू की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। पर जैसे जैसे स्कूल का समय बीतने लगा, वैसे वैसे उस बचपन के प्यार का श्राप धीरे धीरे अपनी काली परछाई फैलाने लगा। जब द्विजू 23 साल का एक नौजवान बना और कलकत्ता के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा, तो उसे उस पुराने प्यार के बोझ का एहसास होने लगा। बचपन का वो प्यार वक्त की मार और जवानी की दहलीज पर आते ही फीका पड़ने लगा था।
शहर की चकाचौंध में तो प्यार के मायने और भी बदल जाते हैं, और यहां तो एक के बजाय 5 लोगों से दिल लगाने का मौका मिलता है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में भीड़ और फुर्सत की कमी के बावजूद वहां प्रेम की संभावनाएं और दायरे बहुत विस्तृत हैं। अब द्विजू का दिल उसकी कॉलेज की एक छात्रा सरमा हालदार पर आ चुका था। वे दोनों एक ही साल के छात्र थे, हालांकि उनके विषय एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। द्विजू गणित का होनहार विद्यार्थी था, जबकि सरमा इतिहास की पढ़ाई करती थी। इतिहास और गणित के बीच का फासला भले ही बहुत ज्यादा और मुश्किल जान पड़ता हो, पर प्यार की गलियों में ये दूरी कुछ भी मायने नहीं रखती। सरमा के साथ अब द्विजू की नज़दीकी और जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सरमा के पिताजी भारत सरकार के एक बड़े विभाग में अधिकारी हैं। उनकी नौकरी का रिवाज था कि अक्सर उनका तबादला होता रहे, और इसी सिलसिले में वे पूना में तैनात थे। 1 साल पहले ही उनका तबादला कलकत्ता हुआ है, और अब वे पार्क सर्कस के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगले में रहते हैं। उनके पास अपनी निजी कार है, और सरमा उसी गाड़ी से अपने कॉलेज का सफर तय करती है। कभी कभी सरमा की कार में ही द्विजू भी उनके घर तक चला जाता है, और कभी वो बस या ट्राम का सहारा ले लेता है। ये पूरा परिवार दिल्ली और बंबई से होते हुए लखनऊ और पूना घूमकर आया है, इसलिए उनकी जीवन शैली में अब थोड़ी बहुत साहिबी झलक आने लगी है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय है, जिसमें सरमा के माँ पिताजी, 2 भाई और 3 बहनें शामिल हैं। घर में उसके बड़े भैया की पत्नी भी रहती हैं, जिनके 2 छोटे बच्चे हैं। सरमा के बड़े भाई लखनऊ के अस्पताल में डॉक्टर हैं, और कुछ दिन पहले ही वे बड़े ओहदे और डिग्री के लिए विदेश गए हैं। द्विजू एक होनहार लड़का है, और अपनी कॉलेज की पढ़ाई में भी वो काफी तेज है। उसकी पर्सनालिटी और चाल ढाल भी काफी प्रभावशाली है। वो बहुत ही जल्द इस परिवार की घुल मिल गया है, और सब उसे पसंद करने लगे हैं। ऐसे परिवारों में, जैसा अक्सर होता है, सरमा और द्विजू के रिश्ते की बात सबको मालूम हो गई, और उसे एक तरह की मंजूरी भी मिल गई है। द्विजू के अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, और वो किसी भी तरह से पीछे नहीं है। मुफस्सिल शहर के एक साधारण परिवार का होने के नाते जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे वो जल्द ही पूरी कर लेगा। द्विजू के माता पिता की योजना के मुताबिक उसे जल्द ही विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ये बात अब उनके आने वाले भविष्य की योजनाओं का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, और द्विजू की जिंदगी के कदम भी सही दिशा में बढ़ रहे थे, पर कभी कभी उसके दिल के कदम बीच में ही किसी उलझन के कारण रुक जाते थे। ये अजीब सी कश्मकश उस दिन से शुरू हुई जब सरमा के बड़े भैया विदेश जाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को लखनऊ से कलकत्ता ले आए थे। उनकी पत्नी सरोजनी के साथ उनकी छोटी बहन मृणाल भी उनके साथ रहने आई थी। द्विजू को उस पल महसूस हुआ कि वो इतने दिनों से जिस एक खास इंसान की तलाश में था, वो उसे अब जाकर मिल गया है। ये पहली ही नज़र में किसी को अपना बना लेने का वो बेनतहा एहसास था, जिसके बिना अब किसी और के बारे में सोचना मुमकिन नहीं था। सुवर्णा की तुलना में मृणाल का रूप बहुत ही कोमल और लजाया हुआ था, और वो पहली ही नज़र में किसी को भी अपना कायल कर लेने वाली युवती थी। मृणाल उम्र में सरमा से कुछ छोटी थी, और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी तीव्रता थी जो सरमा में बिल्कुल नहीं थी। मृणाल को देखकर द्विजू के दिल में प्यार की ऐसी लहर उठी कि उसने एक कविता लिख डाली। उसने मृणाल की सुंदरता की तारीफ करते हुए उसे एक खिलते हुए कमल के फूल की तरह बताया था। हालांकि उसने वह कविता मृणाल के हाथों में कभी नहीं दी, और अपने मन के जज्बात को पूरी तरह से छिपा कर रखा। पर कुछ दिनों तक उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। मृणाल द्विजू की जिंदगी में मानो बस एक छोटे से वसंत के मौसम की तरह आई थी। उसने अपनी बहन के घर पर पूरे 17 दिन बिताए थे, और जिस दिन वो वापस गईं, वह शाम की गाड़ी से रवाना हुई थी। उसने अपने जाने से पहले द्विजू के दिलो दिमाग में रंगों और संगीत की ऐसी भारी क्रांति मचा दी थी। उसके जाते ही द्विजू का मन अचानक किसी बंजर रेगिस्तान की तरह सूना और बेरंग हो गया था। द्विजू को अपने मन को फिर से सरमा के प्यार पर टिकाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, पर एक बार जब उसका दिल वापस उसी जगह टिक गया, तो फिर सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलने लगा। एक समृद्ध और सभ्य परिवार होने के नाते वहां रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता था। वहां कई बार नई और खूबसूरत चेहरों की लहरें आकर द्विजू के दिल को झकझोर देती थीं, और सरमा के प्रति उसका प्यार थोड़ा बहुत डगमगा सा जाता था।
फिर भी ये बात कभी इतनी गहरी नहीं हुई कि उनके रिश्ते में कोई स्थायी दरार डाल सके। इस तरह जिंदगी का करीब 1 साल का वक्त बहुत ही आसानी से बीत गया। अब एक सवाल उठता है कि इस पूरे दौर में सरमा क्या कर रही थी। इसका जवाब बस एक लफ्ज में दिया जा सकता है कि वो अपने तरीके से द्विजू को बेपनाह प्यार करती रही थी। असल बात तो ये है कि प्यार के भी कई रूप और तरीके होते हैं। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो खुद को पूरी तरह से मिटाकर भी खुश रहते हैं, और सरमा का प्यार बिल्कुल वैसा ही था। द्विजू ने अपने इस इश्क को रोजमर्रा की नई नई कोशिशों से एक कला का दर्जा दे दिया था। जो प्यार कला की ऊंचाइयों को छू लेता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो एक ही वक्त में खुद को जाहिर भी कर सकता है और छिपा भी सकता है। द्विजू इस हुनर का पक्का खिलाड़ी बन चुका था, इसलिए उसके दिल में जो इतने सारे चेहरे आए और गए, उनका राज सरमा को कभी पता ही नहीं चला। सरमा ने जब भी देखा तो उसे यही लगा कि द्विजू के दिल में प्यार का चिराग पहले की तरह ही पूरी ईमानदारी से जल रहा है, और वो पूरी तरह से निश्चिंत रही। उस दिन द्विजू की बनाई हुई वो कला ही आखिरकार जीत गई थी। इसी दौरान द्विजू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने का मौका बना। दोनों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, और अब सरमा के पिता ने उनके विवाह का प्रस्ताव सबके सामने रखा। उन्होंने साथ ही ये भी तय किया कि शादी के बाद द्विजू को आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया जाएगा। द्विजू इस रिश्ते के लिए लगभग राजी हो गया था, क्योंकि कला के पीछे भागते भागते अब वो काफी थकान महसूस करने लगा था। जिंदगी का यह फैसला जल्द ही पक्का हो जाने वाला था, पर तभी अचानक लिसान का आगमन हुआ। लिसान से द्विजू की मुलाकात सरमा के घर पर ही हुई थी। वो बंगाली लड़की थी जिसका असल नाम शीला था, पर वो लिसान के नाम से मशहूर हो गई थी। सुनने में आता है कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह थी कि उसके होठों पर रहने वाली मुस्कान ठीक मोनालिसा की मुस्कान जैसी थी। सरमा के परिवार वालों की लिसान के घरवालों से जान पहचान अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। उसके पिता डॉक्टर बराट कलकत्ता के ही रहने वाले थे, और कुछ समय तक फिरंगीपाड़ा के इलाके में किराए के मकान में रहकर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में वहां एक घर खरीद लिया था, और अब वो सरमा के पड़ोसी बन गए थे। मोनालिसा का सारा रहस्य केवल उसके होठों की मुस्कान तक ही सीमित था, पर लिसान तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। वो देखने में बहुत ही आकर्षक, और जिसे अंग्रेजी में ग्लैमरस कहते हैं, वैसी ही थी। उसकी खूबसूरती और चाल ढाल में एक ऐसा जादुई आकर्षण था कि वो जहां भी जाती अपनी मौजूदगी का एहसास कराती। वो देखने में तो सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, पर वो अपने आप में इतनी आत्मसंयमित और बेपरवाह थी कि कोई भी उसे आसानी से समझ नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि उसके शरीर और मन के बीच कोई बहुत शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति काम कर रही है। वो ताकत उसकी पूरी हस्ती को अपने चारों तरफ खींच कर रखती थी। जब चुंबकीय शक्ति हो तो द्विजू का उसकी तरफ खींचा चला जाना तो लाजमी था, पर मृणाल वाले मामले के बाद से द्विजू का मन बहुत ज्यादा सतर्क और संभल गया था। उसे डर सता रहा था कि अगर इस बार भी बात बिगड़ी और उसे वापस सरमा के पास आना पड़ा तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। उसने एक बार तो अपनी चालाकी से सरमा की आंखों में धूल झोंक दी थी, पर अब शायद वो बार बार ऐसा न कर पाता। फिर भी लिसान का आकर्षण इतना बेकाबू था कि द्विजू को उसके सामने खुद को बहुत ही लाचार और बेबस महसूस होने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने दोनों तरफ के प्यार के बीच एक तालमेल बिठाने का फैसला किया। द्विजू ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया और सरमा से शादी के लिए थोड़ा और समय मांग लिया। उसने बहाना बनाया कि उसे रिसर्च का एक नया काम हाथ लगा है और शादी की भागदौड़ के बीच इसमें बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। उसने सरमा को यकीन दिलाया कि शुरुआत के इस दौर में उसे अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाने की सख्त जरूरत है। दोनों तरफ एक साथ वफादारी निभाने के बहाने की गई वो रिसर्च वाली बात लंबे समय तक नहीं टिक पाई। ये बात सरमा के सामने तो नहीं खुली, क्योंकि वो बेचारी कला की बारीकियां समझने वाली प्रेमिका नहीं थी और बस अपनी दुनिया में डूबी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी सादगी से अपने प्यार में मगन थी। पर सरमा के पिताजी को द्विजू के इरादों पर शक होने लगा था, और उनकी निगाहें इस मामले में बहुत तेज थीं। हो सकता है कि जवानी के दौर में उन्होंने भी अपने प्यार को एक कला के रूप में जिया हो, और वो इस खेल की असल सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने द्विजू के असली रूप को बहुत पहले ही भांप लिया था।
उन्होंने द्विजु को किसी भी तरह की ढील देने या और मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बिना देरी किए अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दिया जिसके पास दिखाने के लिए प्यार का कोई भी दिखावटी आडंबर नहीं था। शर्मा के घर के दरवाजे द्विजु के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शर्मा चली गई तो उसके साथ साथ लिसान के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। हो सकता है कि एक घर में फैले हुए संदेह और अविश्वास का असर पड़ोस के उस दूसरे घर तक भी पहुंच गया हो। शर्मा और लिसान या फिर मृणाल भले ही जिंदगी से दूर चली गई हों, पर कलाकार का वो हुनर तो नहीं मिट सकता था। जिस कला की साधना में लोग अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं और ये सपना देखते हैं कि इसे मौत के बाद भी जारी रखेंगे, द्विजु ने उसी में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। द्विजु इस कला में जुटा रहा, पर यहीं उसके हिसाब में बहुत बड़ी चूक हो गई। इंसान की ज्यादातर साधनाएं तो पूरी जिंदगी भर चलती हैं, और अगर परलोक जैसी कोई चीज हो तो वहां तक भी खींची जा सकती हैं। पर द्विजु ये समझ नहीं पाया कि प्यार की ये साधना उस पार तक साथ नहीं ले जाई जा सकती थी। मृणाल, शर्मा और लिसान जैसे चेहरों ने उसे कभी इस सच्चाई का एहसास होने ही नहीं दिया। प्यार के उस अध्याय के खत्म होते ही द्विजु को एक दिन अचानक अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उन औरतों ने उसकी जिंदगी के लगभग 4 साल अपने खेल में उलझाकर बर्बाद कर दिए थे। आज वो 27 या 28 साल का हो चुका था। अगर आज की भाषा में उसे नौजवान कहा भी जाए तो भी वो अपनी जवानी की आखिरी दहलीज पर खड़ा था। अब इस लंबी कहानी को थोड़ा छोटा किया जा सकता है, हालांकि ये 10 बरस की पूरी दास्तान है। पिछले 4 सालों में जो कुछ भी हुआ उसे बस एक दोहराव या एक रास्ता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी रिसर्च पूरी की और एक अच्छे दफ्तर में नौकरी पाली। मेहनत और काबिलियत के बल पर वो धीरे धीरे तरक्की करते हुए अब एक पूरे विभाग का मुखिया बन चुका था। उसके दफ्तर में उसके अधीन रितिका नाम की एक लड़की टाइपिस्ट के तौर पर काम करती थी। इन बीते 10 सालों में उसने प्यार की बहुत सी परीक्षाएं और प्रयोग किए थे, पर वो किसी एक नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाया था। पहले शर्मा आई, फिर मृणाल और उसके बाद लिसान। जब उसे लगता था कि वो किसी के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है तो उसे पता चलता था कि उससे भी गहरी और हसीन कोई और मिल गई है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहता। एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ कि प्यार का ये खेल उल्टी दिशा से भी चल सकता है। वो रितिका के साथ प्यार का अपना आखिरी प्रयोग कर रहा था कि अचानक एक दिन वो दफ्तर नहीं आई। उसे उसका इस्तीफा हाथ लगा और खबर मिली कि वो दूसरे विभाग के एक नौजवान टाइपिस्ट हिल्लोल गुप्ता के साथ शादी करने जा रही है। द्विजु ने अपना दफ्तर बंद किया और सामने लगे गोल आईने में खुद को देखने लगा। इतने सालों तक वो अपनी ही साधना में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। आईने में उसे अपनी कनपटी पर बाल पकते हुए नजर आए और माथे व गालों पर उम्र की लकीरें उभर आई थीं। अपनी इस कला की साधना में उसे भारी थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसकी उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी। द्विजु अब सुवर्णा के पास वापस चला गया। सुवर्णा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वो अपने छोटे से शहर में स्कूल में पढ़ा रही थी। वो गरीब परिवार की लड़की थी और उसने अब तक शादी नहीं की थी। ये शपथ लेकर नहीं कहा जा सकता कि द्विजु उसे उसी पुराने प्यार के साथ लेने आया था। शर्मा, मृणाल, लिसान और रितिका की तुलना में सुवर्णा का प्यार कहीं ठहरता ही नहीं था। ये प्यार का एहसास कम और एक जरूरत ज्यादा थी। पर वो एक मंझा हुआ कलाकार था, तो उसने मीठे शब्दों में कहा कि मैं इतने सालों से बस तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था सुबह। सुवर्णा भी शायद यही बात कह सकती थी, पर उसे तो जिंदगी में कभी ऐसी कलाकारी सीखने का मौका ही नहीं मिला। उसने बस थोड़ी सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी नजरें नीचे झुका लीं। तो द्विजु ने प्यार की जिस कला को अपनी जिंदगी का मकसद समझा था, वो अंत में उसे उस मोड़ पर ले आई जहां न कोई रंग बचा था, न कोई कैनवस। अक्सर हम जिंदगी में परफेक्ट की तलाश में उन पलों को भी गवा देते हैं जो हमारे अपने थे। सुवर्ण की वो खामोश मुस्कान ही शायद वो सच्चाई थी जिसे द्विजु पूरी उम्र नहीं देख पाया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, उस शख्स की है जो अपनी हसरतों के लिए उम्र की हर मत्ती को दांव पर लगा देता है। क्या हम वाकई किसी मंजिल की तलाश में हैं, या बस उस अंतहीन दौड़ में दौड़ना ही हमारा हकीकत है? इस सवाल के साथ मैं आपको आज की इस दास्तान के साथ अकेला छोड़कर जाता हूं। बने रहिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड के साथ। समाप्त।